कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालम ददातीति नालंदा, वह स्थान जहां पर शिक्षा का अविरल स्रोत यहां पर बहता रहता हो, वह स्थान जहां पर शिक्षा कभी भी समाप्त नहीं होती हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के राजगृह बिहार में स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका पुनर्निर्माण यहां पर हो चुका है और 17 देशों के डेलीगेट्स ने यहां पर मौजूद होकर यह बता दिया कि भारत की जो सेक्युलर सोच है, भारत का जो विश्वास है नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर, जिसे हम दुनिया की सबसे पहली और सबसे पुरानी ओल्डेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, उसका पुनर्निर्माण न केवल भारत के लिए बल्कि उन सारे देशों के लिए महत्वपूर्ण है जहां पर ज्ञान के स्रोत की शुरुआत भारत ने की थी। हम बात कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा नहीं होती, एक ऐसा ज्ञान का स्रोत जो निरंतर अविरल प्रवाह के रूप में हमें देखने मिलता है। और इसी के साथ भारत ने यहां पर यह बता दिया है, इसका रिकंस्ट्रक्शन करके 815 सालों बाद, समझिए 815 सालों से यह यूनिवर्सिटी यहां पर राह देख रही थी कि कब इसका पुनर्निर्माण होगा और फाइनली इसका रीस्टैब्लिशमेंट यहां पर हो चुका। और इसी के साथ भारत ने बता दिया है कि भारत एक सॉफ्ट पावर था और भारत एक सॉफ्ट पावर रहेगा। और इस बात का प्रमाण यहां तक हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी के यहां पर इनॉग्रेशन किया जा रहा था, यहां पर माइलस्टोन एस्टैब्लिश किया जा रहा था, तो आप देख सकते हैं 17 देशों के डेलीगेट एक यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन में मौजूद थे। ये अपने आप में सोचने का विषय है कि इसकी ऐतिहासिकता कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा घनिष्ठ संबंध इन देशों का भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ हमें देखने के लिए मिलेगा। हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो आप देखिए ये सारे देश के डेलीगेट्स यहां पर इस समय भारत में मौजूद थे और उन्होंने एक एमओयू भी साइन किया कि देखिए इस यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने में, प्रॉस्पर करने में, इसका ऐतिहासिक दर्जा दिलाने के लिए हम सभी यहां पर निस्वार्थ भावना के साथ काम करेंगे। हम बात कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसको एक समय ऐसा आया 1193 में जिसे एक टर्किश रूलर बख्तियार खिलजी के द्वारा आग लगा दी गई। और यकीन मानिए किताबों में दर्ज है, लिखा गया है कि जब यहां पर आग लगाई गई तो 3 साल तक यहां की पुस्तकें जलती रही। इतनी सारी किताबें हमें इस नालंदा यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिलेंगी। चलिए जानते हैं आखिर नालंदा क्या है इसका इतिहास। तो आप सभी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आने के भी 500 साल पहले जो यूनिवर्सिटी दुनिया में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही थी वो थी नालंदा यूनिवर्सिटी। ऐसी बात नहीं है कि नालंदा भारत की केवल पहली यूनिवर्सिटी थी, बल्कि ये ओल्डेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी आप इसे बोल सकते हैं, जहां पर विभिन्न देशों से, चाइना, म्यांमार, थाओस, अगर हम बात करें थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसी जगहों से लोग यहां पर आते थे और यहां पर पढ़ाई करते थे। और इन ट्रैवलर्स ने, इन एजुकेटर्स ने यहां पर लिखा भी है भारत की इस यूनिवर्सिटी के बारे में। और यही सबसे बड़ा कारण भी रहा है कि भारत से बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार देश दुनिया के बाकी कोनों में हुआ है। सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 500 साल पहले जो यूनिवर्सिटी यहां पर बनके खड़ी हो गई थी वो थी भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी। पहली बार नहीं था कि 1193 में इसका डिस्ट्रक्शन किया गया था, कई बार इस पे इस तरीके के प्रहार किए गए हैं। आप समझिए ये वो यूनिवर्सिटी है जहां पर 9 मिलियन किताबें यहां पर थी। 3 स्टोरी बिल्डिंग में केवल और केवल लाइब्रेरी आपको देखने के लिए मिलेगी। लगभग 57 से भी ज्यादा एकड़ में फैली हुई ये यूनिवर्सिटी, जिसका निर्माण 427 सी में अगर हम बात करें तो गुप्त राजवंश के एक शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा यहां पर करवाया गया था। ये यूनिवर्सिटी ना केवल बुद्धिज्म के बारे में ज्ञान देती थी, बल्कि अगर हम बात करें तो मेडिसिन, लॉजिक, मैथमेटिक्स, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद जैसी सारी चीजों का ज्ञान भंडार इस जगह पर था। यहां पर अगर हम बात करें तो 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट आपको दुनिया भर से देखने के लिए मिलेंगे। और यहां पर आपको ना केवल वेद, उपवेद, बहुत सारी मनुस्मृतियां, मनुस्क्रिप्ट्स, जिन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स हम बोलते हैं, पाम लीव्स पर लिखी हुई स्क्रिप्ट्स, जो कि भारत की एक समृद्धता, भारत के ज्ञान और भारत जैसे विश्व गुरु कहा जाता था, जब बात शिक्षा की यहां पर आपको देखने मिलेगी, उस सभी का प्रतीक थी, जिसे बाद में यहां पर जिसमें आग लगा दी गई। इसका वर्णन केवल मैं नहीं कर रही हूं। अगर हम एक तिब्बतन स्कॉलर के अनुसार बात करें, जो बुद्धिस्ट स्कॉलर है तारानाथ, इन्होंने बोला यहां की जो लाइब्रेरी है एक 9 स्टोरी बिल्डिंग की जैसी आपको दिखाई देगी, गगनचुंबी इमारत के रूप में। ऐसा लगता था मानो जाकर ये आसमान को ही टच कर देगी। इसके स्रोत, नालंदा यूनिवर्सिटी के स्रोत केवल और केवल हमें यहां से नहीं, बल्कि एक बहुत ही फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क और ट्रैवलर की बात करें, जुनजियांग, जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, जितने लोग यहां पर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये नालंदा में पढ़ाई करने के लिए आए थे। और जब 645 सी में भारत से वापस लौटे तो अपने साथ 657 बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को नालंदा से ले गए। और भारत में इन्होंने वर्णन किया इस पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी की प्रॉस्पेरिटी के बारे में। तो अब सवाल आ जाता है कि आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी क्या है, कहां पर है, इसका डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ और डिस्ट्रक्शन करा क्यों गया, इन सारी चीजों के बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो बिहार के राजगृह में अगर हम बात करें, वही पावन धरा, वही पावन धरती जो कि महावीर और बुद्ध, गौतम बुद्ध से संबंधित है, यही शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र थी। इस समय अगर हम बात करें तो भारत में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने बताया कि भारत शिक्षा का केंद्र हमेशा से रहा
रहा है, ऐतिहासिक काल से रहा है, लेकिन ये हमारी बेवकूफी है, ये हमारी भूल है कि हमने इसको रिवाइव करने के लिए कोई काम नहीं किया। तो 1193 के बाद अगर हम आज बात करें तो लगभग 815 सालों बाद इसका रिकंस्ट्रक्शन यहां पर किया गया है। तो ओरिजिनली अगर हम इसकी बात करें तो इसको फाउंड किया गया था गुप्त डायनेस्टी के रूलर कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा यहां पर, और 5वीं शताब्दी से लेकर अगर हम बात करें तो 12वीं शताब्दी तक इसने बहुत फ्लरिश किया। लगभग 600 साल इसने विश्व में यहां पर ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। वहीं इसकी प्रोमिनेंसी हमें देखने मिली हर्षवर्धन और पाल डायनेस्टी के रूलर में, जहां पर ये अपनी बिल्कुल जेनिथ पर यहां पर यूनिवर्सिटी आ गई थी। क्योंकि ये एक मोनेस्टिक एस्टैब्लिशमेंट था, दैट मींस कि यहां पर ये रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। इसे हम नालंदा यूनिवर्सिटी की जगह नालंदा महाविहार बोलेंगे तो ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। अब किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा तो आपने यहां पर महाविहार क्यों लिखा है? देखिए, जब भी हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो विहार या महाविहार शब्द का उपयोग उस स्थान के लिए किया जाता है जहां पर बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी एक ही स्थान पर रहकर यहां पर पढ़ाई लिखाई करते थे। सो नालंदा के बारे में ऐसा इतिहास दर्ज है कि ये एक आम के बगीचे पर बनी हुई यूनिवर्सिटी है, जिसे गौतम बुद्ध को 500 जो व्यापारी थे उन्होंने दान दिया था। बाद में यह विहार बना, और विहार का मतलब ही होता है वह स्थान जहां पर बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी रहते हैं, और इसी के कारण विहार से ही शब्द निकल के आया बिहार। ठीक है, इसीलिए बाद में यह विहार से बन गया महाविहार, और यहां पर स्टैब्लिश हुई दुनिया की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, जहां पर ना केवल बुद्धिज्म के बारे में बल्कि अलग अलग वेद, उपनिषद और शिक्षा का ज्ञान यहां पर दिया जाता था। इस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, ये यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जो अलग अलग देशों से पढ़ने आते थे, जैसे ऐतिहासिक तौर पर दर्ज है कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया से अलग अलग देशों से लोग आपको यहां पर देखने मिलेंगे। और इसकी इसी प्रोमिनेंसी के कारण अगर हम बात करें तो यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था 2016 में। इसके रूइंस की अगर हम बात करें तो इसे यहां पर डिक्लेयर कर दिया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी को इतना ज्यादा खास बनाते हैं? तो समझिए, मैं आपको बताऊं तो ये यूनिवर्सिटी, ये जो महाविहार है, ना केवल यहां पर छोटे मोटे स्कॉलर, लेकिन इतिहास में दर्ज बड़े बड़े स्कॉलर्स जैसे नागार्जुन, आर्यवेद, वासुबंधु, असंगा या फिर बुद्धपलिता की बात करें, उनका संबंध यहां से है। यहां पर 10,000 से भी ज्यादा मॉन्क्स रहते थे, 1510 से भी ज्यादा टीचर्स आपको यहां पर देखने मिलेंगे। इनफैक्ट आर्यभट्ट, जिन्हें शून्य का खोजकर्ता भी माना जाता है, उनका संबंध भी अगर हम बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी से हमें देखने मिलेगा। इसी के अलावा बहुत सारे फेमस स्टूडेंट जैसे वेनसांग, इत्सिंग, जिनको हर जगह चाइनीज ट्रैवलर्स को जाना जाता है, हर्षवर्धन, वासुबंधु, धर्मपाल जैसे बड़े बड़े राजाओं ने भी यहां से शिक्षा ली। और अमेजिंग बात यह थी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, यहां स्टूडेंट से कोई भी फीस नहीं ली जाती थी। एंड इट्स अ रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, इसीलिए देश दुनिया की इतने सारी जगह से लोग यहां पर रहकर पढ़ाई करते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। आगे अगर यहां पर समझें तो अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर इस पर अटैक क्यों हुए? तो मैं आपको बता दूं, इस यूनिवर्सिटी पर एक बार अटैक नहीं किया गया। इस यूनिवर्सिटी ने 3 अटैक्स को देखा, और आज फिर भारत ने साबित कर दिया कि चाहे कितने भी यहां पर भारत की भूमि पर, भारत की संस्कृति पर, भारत के इतिहास पर कितने भी प्रहार कर लिए जाए, भारत हर बार उठकर खड़ा हुआ है और हर बार उठकर खड़ा होगा। तो सवाल आता है कि आखिर इस पर अटैक क्यों किए गए? ऐसा कौन सा खजाना था जिसे बख्तियार खिलजी यहां पर लूटना चाहता था? और आखिर ये राहुल श्रीभद्र कौन है जिनका नाम हम यहां पर सुन रहे हैं? तो ये सारी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। समझ लीजिए, ये खजाना कौन था? खजाना था यहां की इमारत, खजाना था धर्मगंज, जो कि यहां की लाइब्रेरी कही जाती है। ये 3 स्टोरीज में बनी हुई लाइब्रेरी थी, जिनके अलग अलग नाम आपको देखने मिलेंगे, रत्न सागर, रत्नो दधी और रत्न अरंजका। 90 लाख से भी ज्यादा किताबें और मैन्यूस्क्रिप्ट आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और मैंने बताया, जब 1193 में बख्तियार खिलजी ने यहां पर आकर अटैक किया और इसको जलाया, तो ये मैं नहीं बोल रही हूं, आप देखिए मिनाजुल सिराज लिख रहे हैं अपनी किताब में। आप मिनाजुल सिराज की किताब देखेंगे, तख्ते नासिरी, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये यहां मेंशन कर रहे हैं कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया तो इसकी आग 3 महीने तक धधकती रही। आप समझिए, इतनी ज्यादा किताबें यहां पर थी, जिसका यहां पर सर्वनाश विनाश कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। आगे अगर हम यहां पर बात करें, ओके, सो कुछ इस तरीके का परिदृश्य यहां पर इस समय रहा होगा। ना केवल यहां पर लोगों को मारा गया बल्कि नरसंहार किया गया। तो बात आती है कि कितने अटैक्स हुए। देखिए, पहला अटैक हुआ था हुनास के समय में, लगभग 455-470 एडी की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये पहला अटैक है जो कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में हमें देखने के लिए मिलेगा। हालांकि यहां पर अटैक हुआ, लेकिन स्कंदगुप्त जो कि इसी डायनेस्टी से संबंधित थे, उन्होंने इसको रिवाइव करवाया, यूनिवर्सिटी को रीस्टैब्लिश किया, रिकंस्ट्रक्ट कराया और अपने ज़ेनिथ पर यहां पर ले जाएंगे। दूसरे अटैक की बात करें तो दूसरा अटैक होने का कारण है गौदास राजवंश। गौदास राजवंश जिसने पॉलिटिकल राइवलरी के कारण यहां पर अटैक किया था। तो पहला अटैक हुआ था, यह था नॉलेज का सफाया कर दीजिए। समझिए, सभी को पता था, आप इतिहास में कभी भी देख लीजिए, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री देख लीजिए, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री,
सभी ने एक स्टेटमेंट दिया, अगर भारत का विनाश करना चाहते हैं तो यहां की बौद्धिक संपदा को क्षीण कर दीजिए, बौद्धिक संपदा को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि भारत के पास जो खजाना है ना वो यही है। भारत को सोने की चिड़िया उसकी बौद्धिक विरासत के कारण बोला जाता है, और यही कारण है कि हम ऐतिहासिक रूप से लेकर वर्तमान समय तक देखें तो भारत की केवल और केवल शिक्षा, चाहे मैकाले पद्धति की बात कर ले या फिर हम इस समय हुए अटैक्स की बात कर ले, भारत की शिक्षा पद्धति को यहां पर हर बार उस पर प्रहार किया गया है। तो पहला अटैक हुआ था भारत के ज्ञान पर अटैक हुआ था। दूसरा अटैक होने का कारण था एक पॉलिटिकली रिलायबली, जो कि किसके बीच में हुई थी, गौदास राजवंश और हर्षवर्धन के बीच में, क्योंकि हर्षवर्धन आप सभी को पता है कन्नौज पर यहां पर शासन करेंगे और यहीं पर युद्ध होगा। हालांकि हर्षवर्धन जो कि बहुत ज्यादा अच्छे से सपोर्ट करते थे बुद्धिज्म को, इन्होंने फ्लरिश किया और बताया कि देखिए भारत में इस समय अगर राजा कोई भी हो किसी भी धर्म को पालन कर रहा हो, आप देखिए शैविज्म, वैष्णव और ब्राह्मणिकल कल्चर को मानने वाले राजा यहां सबसे ज्यादा थे, लेकिन बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी को यहां पर बचाना और उसका प्रचार प्रसार करना इन राजाओं ने बखूबी किया। तो ये तो थे दो अटैक जिन्होंने कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हर बार नालंदा दोबारा उठ के और ज्यादा अच्छे से खड़ी हुई। लेकिन तीसरा अटैक जो नालंदा पर हुआ, तीसरा प्रहार जो नालंदा पर हुआ, यह सबसे ज्यादा खतरनाक था, और ये था 12th सेंचुरी 1193 में किया गया टर्किश रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक के जनरल बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया अटैक। अब सवाल उठता है बख्तियार खिलजी को ऐसी क्या दिक्कत थी? तो समझिए एक कहानी है इसके पीछे, राहुल श्रीभद्र। बख्तियार खिलजी बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा बीमार था, इसकी बीमारी यहां पर ठीक नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे लोगों ने इसको सलाह दिया कि देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी के एक प्रिंसिपल है जिनका नाम है राहुल श्रीभद्र, आप चाहें तो इनसे ट्रीटमेंट ले लीजिए और आपको इलाज मिल जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता है। बख्तियार खिलजी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि बख्तियार खिलजी का बोलना था कि किसी गैर मुस्लिम से मैं अपना इलाज नहीं कराऊंगा। बहुत कोशिशों प्रयासों के बाद जब इसकी बीमारी ठीक नहीं हुई, मजबूरीवश राहुल श्रीभद्र को ये यहां बुलाएगा और उसके सामने कंडीशन रख देगा, तुम्हें मेरा इलाज करना हो, मुझे ठीक भी करना है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं तुम्हारे द्वारा दी गई किसी भी दवा का यहां पर प्रयोग नहीं करूंगा। राहुल श्रीभद्र ने भी चैलेंज यहां पर स्वीकारा, और कुछ नहीं जाते जाते यहां पर बख्तियार खिलजी को एक कुरान यहां पर देंगे और बोलेंगे कि ठीक है तुम्हें कुरान के कुछ पन्नों को डेली यहां पर पढ़ना है। बस होना क्या था, बख्तियार खिलजी यहां पर ठीक हो गए। कारण क्यों? क्योंकि जितनी बार वो पन्ने पलटते थे, आयुर्वेद का एक लेप राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों पर लगा दिया था, और हर बार पन्ने पलटने के साथ ये लेप दवा के रूप में इनके मुंह में चला जाता था। बख्तियार खिलजी बौखला गया, दिमाग खराब हो गया कि कैसे काफिरों के देश में इतना ज्यादा ज्ञान कैसे, और इसी गुस्से के कारण उसका दिमाग खराब हुआ कि भाई एक काफिर देश में एक गैर मुस्लिम ने मुझे ठीक कर दिया, उसके पास इतना ज्ञान कहां से आया? और यही कारण था, यही सबसे बड़ा कारण था कि बख्तियार खिलजी 1193 में नालंदा जाएगा बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी चीज के, और सीधा जाकर यहां कर ज्ञान में आग लगा देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, नरसंहार कर देगा। जितने लोग थे, मॉन्क्स थे, उनको मारेगा, टीचर्स को मारेगा, भगाएगा, किताबों में आग लगा देगा, ताकि भारत की बौद्धिक क्षमता यहां पर क्षीण हो जाए। और यही कारण था कि 3 महीने तक मिनाजुल सिराज लिख रहे हैं अपनी किताब में कि नालंदा यूनिवर्सिटी धधकती रही, और उसके बाद 815 सालों बाद इसका रिवाइव किया गया। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाएगा हम सभी के प्यारे द ग्रेटेस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जिन्होंने 2006 में इस आइडिया को यहां पर प्रपोज किया कि देखिए रिवाइव करिए। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी की खोज बीच में गायब हो गई, कोई नहीं जानता था नालंदा कहां है, और इसके लिए भी हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम का, जिन्होंने 1861 में आइडेंटिफाई किया कि ये जो रिमेन्स मिले हैं हमें, ये जो इतनी बड़ी विहार मिला है, ये नालंदा द ग्रेट नालंदा यूनिवर्सिटी, और इसी के बाद से इसको प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया गया। तो इसके लिए क्रेडिट हम एक स्कॉटिश सर्वेयर फ्रांसिस बकहन को देंगे, और एक क्रेडिट हम यहां पर देंगे सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, जिन्होंने भारत में बहुत सारे ऐतिहासिक स्थलों को सुरक्षित रखने का कार्य इस समय किया था। और मॉडर्न इंडिया में अगर हम आ जाएं तो हम सबसे बड़ा क्रेडिट देंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, और इन्हीं के प्रपोजल के कारण आप देखेंगे तो नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने का कार्य यहां पर शुरू हुआ। इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहां पर एक एक्ट पास किया जिसे नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट बोलते हैं, और इसी के साथ हम देखेंगे नालंदा को स्टैब्लिश करने के लिए 450 एकड़ की भूमि दी गई। इंडियन गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट ने मिलकर यहां पर काम किया, और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के साथ जितनी भी 16 ईस्ट एशियन कंट्रीज थी उनके साथ मिलकर यहां पर इसकी खोई हुई ग्लोरी को वापस लेकर आया गया, और इसी के बाद इससे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा भी दिया गया। ये थी नालंदा यूनिवर्सिटी, ये था भारत का बौद्धिक संपदा, ये थी भारत के विकास की यात्रा, जिसको लगभग जिस पर एक विराम लगा दिया गया। और फाइनली अगर हम बात करें तो 2014 के बाद इसको रिवाइज किया गया, और सिंस देन भारत कोशिशों में लगा हुआ है कि भारत की खोई हुई ग्लोरी को वापस लेकर आए। ये था आज का लेक्चर। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर आपके क्या विचार है, और अगर आप में से कोई बिहार या फिर राजगृह के आसपास का है तो आप जरूर बताइएगा कि क्या आपने इस यूनिवर्सिटी को अभी तक विजिट किया है या फिर नहीं। थैंक यू एंड सी यू सून।